हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। हम लोग पिछली कक्षा में जो है पढ़ चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी उसके महानगर थे उन सभी महानगरों को हमने एक एक करके उनकी जो विशेषताएं थी उन सभी को विस्तार से पढ़ा। और सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और जो भी उसकी कला और संस्कृति और उसकी लिपियाँ और पूरी की पूरी उसकी जो है सभ्यता का कैसे पतन हुआ उसके बारे में हमने पूरे वीडियो में पढ़ा है। और अब उसका अगला चैप्टर जो है वैदिक काल है, और वैदिक काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको विस्तार से पढ़ाया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस तरह हुआ और किन कारणों से हुआ, जो कि एक विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल था सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में। तो उसी क्रम में पूरी की पूरी सभ्यता का जो समाप्त हो जाना और नष्ट हो जाना एक बहुत ही आश्चर्यजनक है। और हम लोग उसके बारे में अब जो है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल जो था 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। उसके बाद आता है वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का कार्यकाल है। अगर अब देखा जाए कि सवाल ये उठता है कि वैदिक काल का जो 1750 ईसा पूर्व के बाद का और 1000 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व के बीच का जो लगभग 150 साल जो आपका बच रहा है उस कार्यकाल के बारे में क्या हुआ। तो अगर देखा जाए तो उस कार्यकाल के बारे में हमारे इतिहासकारों के पास कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे जो है कुछ पता जानकारी चले कि उस काल में लगभग 150 साल में क्या हुआ वहाँ पे। किसी भी अब तक जितने भी साक्ष्य मिले हैं उसमें ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि उन 150 सालों का इतिहास किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा, ना ही इसका कोई साक्ष्य है हमारे पास। तो इसलिए जब वैदिक सभ्यता का शुरुआत जो है लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के कार्यकाल को माना जाता है, तो उन 150 सालों के बारे में कोई जिक्र नहीं है किन्हीं किताब में, तो हम उसके बाद छोड़ देंगे और उसके बाद जो है वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से हमको साक्ष्य मिला है इतिहासकारों को हमारे, वहाँ से हम देखेंगे कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का कार्यकाल। और इसमें भी वैदिक सभ्यता को, जो कि वैदिक सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल का ही हिस्सा थी, आदि ऐतिहासिक काल का ही हिस्सा था हमारा, और उस हिस्से में सिंधु घाटी सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता में हमको 2 भाग पढ़ना था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो आइए उसको हम लोग शुरू करते हैं और कैसे कैसे वैदिक सभ्यता आगे बढ़ी उसको देखेंगे। वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व कार्यकाल है। मतलब कि ये कह लीजिए कि 600 ईसा पूर्व आते आते लोहे का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होने लगा था। आदि ऐतिहासिक काल, उसी ऐतिहासिक काल आदि ऐतिहासिक काल का ही हिस्सा है सिंधु घाटी सभ्यता और जो है वैदिक सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी सभ्यता जिसकी लिपि तो हमें मिली है, लेकिन उसके बारे में, उस लिपि के बारे में अब तक जो है हमें कुछ भी पढ़ा नहीं गया है। लेकिन वैदिक सभ्यता की अगर बात की जाए तो वैदिक सभ्यता के बारे में हमको किससे जानकारी मिलती है? श्रुति साहित्य से। श्रुति साहित्य का तात्पर्य है कि जो हमको साहित्य मिला है उनको, कोई हमारे पास कोई साहित्य नहीं था, मतलब लिखी हुई कोई भी ऐसी किताब नहीं थी जिसके बारे में हमको उससे जानकारी मिले। वैदिक सभ्यता में क्या होता था कि जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो गुरु हुआ करते थे, वो अपने शिष्यों को जो है कहानियों के माध्यम से, किस्सों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो है अपनी बातों को सुनाते थे। फिर वो पीढ़ी अगली पीढ़ी को, अगली पीढ़ी अगली पीढ़ी को सुनाते जाती थी। इसीलिए जो है उसको श्रुति साहित्य का नाम दिया गया है। मतलब एक दूसरे को सुन के याद करना, फिर सुन के याद करने की जो साहित्य है उसको श्रुति साहित्य कहते हैं। बाद में जो वैदिक साहित्यों के जो भी वेद हम पढ़ेंगे उन वेदों को बहुत बाद में जो है इकट्ठा करके उसका संकलन किया गया है। जब वेदों में इस टाइम जब स्थितियां चल रही थी, मतलब उस समय का कार्यकाल का जो साहित्य नहीं है उसको लिखा गया है बाद में, लेकिन उनके द्वारा जो एक दूसरे से सुनी जाती थी, उनको आगे बढ़ाते पीढ़ी दर पीढ़ी, उनसे सुन के जो है आगे बढ़ के उन साहित्यों को बाद में लिखा गया। अब वैदिक सभ्यता में श्रुति साहित्य 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, इसको हम अभी विस्तार से पढ़ेंगे। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग वैदिक काल और 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल। तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लिया जाए। वैदिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल का नाम जो है वैदिक काल इसलिए पड़ा क्योंकि इस काल के बारे में हमें
वेदों से जानकारी मिलती है। हमने कहा अभी कि हमको इस काल के बारे में जो है वेदों से जानकारी मिलती है, और ये वेद उस समय लिखे नहीं गए थे। जो उस समय के ऋषि मुनि या गुरु हुआ करते थे वो अपने शिष्यों को जो है पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते थे, तो इसीलिए उसको श्रुति साहित्य कहा गया है। अगर वैदिक काल की बात किया जाए तो वैदिक काल में हमें किसके बारे में पढ़ना है? आर्यों का वर्णन मिलता है। अब ये आर्य कौन है? अगर आर्य की बात किया जाए तो संस्कृत भाषा में आर्य शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख किया था वो मैक्स मूलर ने किया था। सबसे पहली बार जो है आर्य शब्द का अगर किसी ने प्रयोग किया था तो वो मैक्स मूलर ने किया था 1853 ईस्वी में। पहली बार 1853 ईस्वी में मैक्स मूलर ने किया था। और आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, साधु या सज्जन। श्रेष्ठ मतलब सज्जन, कुलीन मतलब श्रेष्ठ। आर्य शब्द का आर्य कोई प्रजाति नहीं है, कहने का मतलब आर्य कोई एक जो है प्रजाति नहीं है, केवल आर्य जो है एक शब्द सूचक प्रयोग किया गया है, सूचक शब्द है आर्य। और हमको जो है वैदिक काल में आर्यों के बारे में पढ़ना है, आर्यों का वर्णन करना है, और अब पढ़ना है कि ये आर्य कौन थे, आर्य कहाँ के निवासी थे। क्योंकि हम लोग आर्य शब्द को सिंधु घाटी सभ्यता में अगर थोड़ा सा याद किया जाए तो उसमें एक आर्य शब्द का एक बार उल्लेख मिला था कि मैक्स मूलर ने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में आर्यों ने आए और आक्रमण करके जो है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का समाप्त कर दिया। ये हमको सुनने को एक बार मिला था। उसी कड़ी में हम उसको अगर आगे बढ़ाते हुए चलेंगे तो आर्य शब्द के बारे में अब आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से कि आर्य कहाँ से आए थे। और जितने भी हमारे अलग अलग इतिहासकार हैं उन सब में अलग अलग मतभेद है कि आर्य कहाँ से आए, कहाँ के निवासी थे, तो उसके बारे में हम जो है अभी आगे देखेंगे इसको। तो आर्य कोई प्रजाति नहीं है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, सज्जन, और आर्यों का वर्णन मिलता है। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है, जो कि वैदिक सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल का ही हिस्सा है। और वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। दो भागों में बांट के पढ़ने से यह है कि ऋग वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और जो कि वैदिक सभ्यता में हमने अभी पढ़ा है कि वैदिक सभ्यता में हम लोग जो है आर्यों के बारे में पढ़ेंगे। हमको जो है आर्यों के बारे में जो है पढ़ना पड़ता है और उसकी जानकारी मिलती है वैदिक सभ्यता से आर्यों के बारे में। तो वही क्वेश्चन ये आता है कि आर्य कहाँ के मूल निवासी थे, आर्य कहाँ के मूल निवासी थे। क्योंकि वैदिक काल के बारे में हमको ज़्यादा से ज़्यादा आर्यों के बारे में पढ़ना है, तो हम इसके बारे में देखेंगे कि आर्य जो कि हम मैक्स मूलर ने बताया था कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे और इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पे आक्रमण किया और उसका जो है समाप्त कर दिया। तो आर्य जो है मूल निवासी अभी एक्चुअली जानकारी नहीं है, हर इतिहासकारों का अलग अलग मत है। तो पहले हम लोग देख लें कि कुछ इतिहासकार क्या क्या मानते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे। तो उसको अगर देखा जाएगा तो आर्यों का मूल निवास स्थान, क्योंकि आर्य जो है संस्कृत बोलते थे, आर्य घुड़सवारी करते थे और कई झुंडों में भारत आए। कई इतिहासकार जो है अलग अलग मत रखते हैं, तो उसमें जो है कई इतिहासकार ये मानते हैं कि आर्य तो भारत के ही, कुछ का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो कुछ लोग बच गए वही जो है आर्य लोग हैं और यहीं के मूल निवासी हैं। लेकिन कुछ इतिहास कहते हैं कि नहीं, वो दुनिया के किसी और हिस्से से आए थे और वो भारत में आए और एक नई वैदिक सभ्यता का उदय किया। तो उसके लिए कुछ जो ये मानते हैं कि नहीं, आर्य जो है विदेशों से आए थे। उनका मानना है कि आर्य संस्कृत बोलते थे, घुड़सवारी करते थे और कई झुंडों में भारत आए। और भारत के जितने भी इतिहासकार हैं, चाहे विदेशों के जो इतिहासकार हैं, उनका अलग अलग मत क्या है, विकासवादी सिद्धांत और विसरणवादी सिद्धांत। दो सिद्धांत है कि विकासवादी सिद्धांत के लोग मानते हैं कि आर्य जो है भारत के लोग थे, जो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद कुछ लोग बच गए और नई सभ्यता का उदय किए। लेकिन विसरणवादी सिद्धांत में कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये विदेशी थे,
ये भारत के अन्य किसी हिस्सों से आए थे और वैदिक सभ्यता का शुरुआत किए। उसी में से कुछ एल डी कल्लर जो हैं ये मानते हैं कि आर्य जो है कश्मीर वाले हिस्से से आए थे। अविनाश चंद्र व संपूर्णानंद इतिहासकार हैं, वो मानते हैं कि सिंधु घाटी का जो क्षेत्र था वहीं के वो निवासी थे और वही लोग आगे जाके वैदिक सभ्यता का जो नई सभ्यता का उदय किए। गंगानाथ झा ब्रह्म ऋषि प्रदेश हम जो है गंगा यमुना के दोआब को बोलते हैं। दोआब का तात्पर्य ये है कि गंगा और यमुना के बीच का जो भाग होता है इसको दोआब बोलते हैं। तो ब्रह्म ऋषि प्रदेश, गंगा यमुना का दोआब। राजबली पांडे सर कहते हैं कि हिमालय और विंध्याचल के बीच के क्षेत्र था। मतलब इन लोगों का जो कहना है कि जो लोग ये मानते हैं कि जो आर्य लोग थे वो भारतीय थे, तो वो कहते हैं कि सिंधु घाटी के वाले क्षेत्र में ये लोग रहते थे, ब्रह्म ऋषि प्रदेश गंगा यमुना के दोआब वाले क्षेत्र में थे, हिमालय और विंध्याचल के क्षेत्र में रहते थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये कश्मीर वाले हिस्से में रहते हैं। वहीं विसरणवादी सिद्धांत के जो इतिहासकार हैं उनका मानना है कि ये लोग भारत के न होकर अन्य किसी विदेशी हिस्सों से, विश्व के किसी अन्य भाग से आकर भारत में एक नवीन सभ्यता का विकास किया जिसे वैदिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है, जिसमें दयानंद सरस्वती जी भी शामिल हैं, मैक्स मूलर हैं, कीथ हैं और एडवर्ड मेयर हैं। मतलब इतिहासकारों में भी मतभेद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये जो है यहीं के मूल निवासी थे और कुछ इतिहास कहते हैं कि ये विदेशों से आए थे और उनमें कुछ, तो एक्चुअली अभी इतिहासकारों में अनेक प्रकार का मतभेद है। इसलिए जो सर्वमान्य है और जो हम लोग मान के लगभग चलते हैं कि मैक्स मूलर ने जो कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, लगभग उसी को जो है एग्जाम की दृष्टि से अभी तक हम लोग मान के चलते हैं। वैदिक काल के अगर भौगोलिक विस्तार की बात किया जाए, वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार की बात किया जाए तो वैदिक काल का अगर विस्तार देखा जाए तो उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में नर्मदा नदी और पूरब में गंडक और पश्चिम में अफगानिस्तान तक के क्षेत्र को लगभग ये माना जाता है कि आर्यों की जो उत्पत्ति है लगभग इन्हीं क्षेत्रों के बीच से हुई थी। अगर आर्य शब्द को थोड़ा विस्तार से जाना जाए तो आर्य कौन थे? आर्य जो है वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। आर्य जो थे वो कौन थे? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्य जो थे वो वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। आर्य शब्द का जो तात्पर्य होता है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम और सज्जन, जो भी हम बताए थे आपको। और इतिहास की अगर एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए कि आर्य शब्द कहाँ से आए थे, तो सबसे प्रमाणित जो मत है हमको जो है इम्पॉर्टेंट मान के चलना है और इसी को हम जो है एग्जाम में आएगा तो इसी को आंसर देंगे कि सबसे प्रमाणित मत मैक्स मूलर ने दिया है, जो सर्वप्रथम आर्य शब्द दिया है। आर्य शब्द सबसे पहले जो है मैक्स मूलर ने ही प्रयोग किया था और सबसे प्रमाणित मत जो है मैक्स मूलर का ही है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। आर्यों की जो पूर्वी सीमा है वो गंडक नदी है और आर्यों की जो दक्षिणी सीमा बताई गई है वो नर्मदा नदी के आसपास है। अगर जानकारी का स्रोत देखा जाए कि आर्य जो है वैदिक काल के बारे में जो हमको विस्तार से जानने को मिलता है, उसमें अगर देखा जाए तो हमको दो चीज़ों से मिलता है जानकारी। एक तो पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। वैदिक काल के बारे में जो अगर विस्तार से जानकारी मिलती है हमको, केवल दो स्रोत हैं, एक पुरातात्विक स्रोत और एक है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है जैसे कि अभिलेख और मृदभाड़, साक्ष्य के रूप में जो मिले हैं, जो प्राप्त हुए हैं। अगर अभिलेख में बात किया जाए तो दो अभिलेखों का जिक्र मिलता है, बोगाज कोई अभिलेख और कस्सी अभिलेख। इसके बारे में अभी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और मृदभाड़ से भी हमको जानकारी मिलता है कि ये किस काल का मृदभाड़ है, उससे उनका काल के बारे में जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत के बारे में अगर देखा जाए तो उसको हम जो है वैदिक साहित्य भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जो है अभी पढ़े हैं कि वैदिक साहित्य जो थे वो लगभग वैदिक साहित्य जो हैं वे वेद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक है, उपनिषद है। इनको हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन
अभी हमने बताया कि वैदिक साहित्य जिस समय ये कार्यकाल चल रहा था उस समय ये जो साहित्य है नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि हम बताए हैं कि अभी जो वैदिक के कार्यकाल में जो गुरु होते थे वो शिष्यों को केवल जो है श्रुति के द्वारा एक दूसरे को सुनाते थे। उस काल की जो कहानियाँ थी, किस्से थी, जो वैदिक काल का जो इतिहास था या उस समय की जो जानकारियाँ थी, उनको केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक केवल सुनाया जाता था। उनके साहित्यों के बारे में जो हमें मिला है, ये उन साहित्यों में अगर वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद को देखा जाए तो ये उस समय जब वैदिक साहित्य या वैदिक काल चल रहा था उस समय नहीं लिखा गया। ये कब लिखा गया? ये बहुत बाद में लिखा गया, जो है जब लिपि आई और पढ़ने लिखने की लिपि का विकास हुआ तब जो है वैदिक साहित्यों को एक जो है संकलन करके उसको जो है लिखा गया था। उस समय जब वैदिक कार्यकाल चल रहा था उस समय केवल उनकी श्रुति थी, श्रुति साहित्य ही था। लिपि से, किताब के द्वारा, कोई साहित्य के द्वारा लिखा नहीं गया था। तो लगभग 2 चीज़ों से जानकारी मिलता है। हम आगे देखेंगे बोगाज कोई अभिलेख और कस्सी अभिलेख को।